अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम जी अपनी एंडोक्राइन फिजियोलॉजी को एंड करने वाले हैं जी। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली होगा पेंक्रियास। यही रह गया जी हमारा बस। बाकी हमने पीछे जितने भी इम्पोर्टेंट जो कुछ भी था हमने कर लिया हुआ है अपना, ठीक है। तो आज जो हम वो पेंक्रियास को देखेंगे जी कि पेंक्रियास जो है वो क्या क्या हार्मोन सिक्रीट करता है। तो आप सबको पता है कि जी पेंक्रियास जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है। इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है, ठीक है, प्लस इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन आप सबको पता है कि डाइजेस्टिव वगैरह में भी हेल्प करता है। एंडोक्राइन से मुराद आप सबको इंसुलिन, ग्लूकागोन वगैरह वगैरह के बारे में पता है, ठीक है जी। तो पेंक्रियास में एक ग्लैंड होता है, या आप यूं कह लो कि एक आइलैंड होता है जिसको हम आइलेट्स ऑफ लंगरहान कहते हैं जी, ठीक है जी। आइलेट्स ऑफ लंगरहान्स। अब ये जो आइलेट ऑफ लंगरहान्स होते हैं ना, इसमें स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं या स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक सर्टेन हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं जी। तो सबसे पहले तो जो आपने याद रखना है वो याद रखना है कि बीटा सेल्स। तो ये जो बीटा सेल्स है ना जी, ये इंसुलिन रिलीज करते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं, ठीक है जी। अब दूसरे पे आ जाओ तो अल्फा सेल्स होते हैं। तो ये जो अल्फा सेल जो है ये ग्लूकागोन रिलीज करते हैं। मुझे समझ है कि आप सबने ये टॉपिक कहीं ना किया होगा, लेकिन फिर भी दोबारा कर लो ताकि ये रिवाइज हो जाए आपको। उसके बाद आ जाओ तो डेक्टाइल सेल्स होते हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं। सोमेटोस्टेटिन रिलीज करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ तो एप्सिलॉन सेल्स होते हैं। एप्सिलॉन ये रिलीज करते हैं जी गर्लिन हार्मोन, ठीक है। ये आपकी एपिटाइट को इंक्रीज करता है। हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, इसको देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। 5वें नंबर पर आ जाओ तो पीपी सेल्स होते हैं। पीपी सेल्स ये जो है ये पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को रिलीज करता है जी। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का ये हो गया एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, और साथ में इसकी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इसी को हम कह सकते हैं। अब एक बात जो याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि पेंक्रियास जो है उसका एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन जो होता है वो होता है एंडोडर्म, ठीक है। ये बात नहीं आपने बोलनी। अब आ जाओ हम फिजियोलॉजी पर आते हैं कि हार्मोन इंसुलिन क्या होता है जी, ठीक है जी। तो इंसुलिन जो है आप सबको पता है कि इंसुलिन क्या होता है। इट इज अ प्रोटीन इन नेचर हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन होता है रिलीज्ड बाय द बीटा सेल्स, ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। रिलीज इन रिस्पॉन्स टू रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाइपरग्लिसीमिया। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है ना जी कि इंसुलिन जब रिलीज होता है तो इसने एक्सेसिव ग्लूकोज को स्टोर करवाना होता है या अपटेक उसकी इंक्रीज करवानी होती है डिफरेंट एरियाज में। लाइपोलाइसिस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इसने रोकना होता है और ग्लूकागोन को इसको इसने इनहिबिट करना होता है। हम आगे इसके फंक्शन देखेंगे। अब आ जाओ तो ये जो हार्मोन है ये 51 अमाइनो एसिड से बनता है जी, ठीक है, जो कि अरेंज होते हैं 2 चेन्स में। अब ये जो 2 चेन्स हैं, एक चेन में 31 अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये जो दोनों चेन्स हैं ये बाउंडेड बाय होती हैं, डबल एस लिखा है मैंने, दैट मीन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों चेन जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जो है ये अटैच्ड होती हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ
how your insulin is synthesized in your body. Synthesis of इंसुलिन, ठीक है जी। अब इंसुलिन जो है बीटा सेल, जो भी हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं उसमें आप सबने जब बेसिक लेवल पर आपने स्टडी किया होगा तो उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गोल्गी अपरेटस होता है, और आप सबने पढ़ा था कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, पैकिंग होती है, फिर बाहर जाते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो है ये इंसुलिन जो है इमेच्योर होती है एंड फॉर्म्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये जो इमेच्योर इंसुलिन है ना, इसको हम कहते हैं प्री इंसुलिन। अब ये जो प्री इंसुलिन है जी, ये कन्वर्ट होती है प्रो इंसुलिन में वाया एंजाइम कॉल्ड एंडोपेप्टाइडेज, ठीक है जी। अब ये जो प्रो इंसुलिन है ना, ये 2 डिफरेंट कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज योर इंसुलिन, जिसका काम है, द सेकंड वन इज योर सी पेप्टाइड, ठीक है। अब ये जो सी पेप्टाइड है ना जी, ये इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, नो बायोलॉजिकल इफेक्ट, लेकिन इसकी यहाँ पर अहमियत है। वो ये कि आप सबने देखा है कि डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं वो एक्सोजीनियस इंसुलिन लेते हैं। तो हमने जो है एक्सोजीनियस को या एंडोजीनियस इंसुलिन को डिफरेंशिएट किस बेस पर करते हैं, वो सी पेप्टाइड की बेस पर करते हैं। वो इसलिए कि सी पेप्टाइड जो है वो हमेशा अगर बॉडी में होगी तो इसका मतलब है कि वो एंडोजीनियस इंसुलिन होगी, ठीक है। और अगर वो नहीं होगी और अगर इंसुलिन होगी बॉडी में, तो डेट मीन्स कि वो जो इंसुलिन है वो एक्सोजीनियस इंसुलिन है, नो प्लस, ठीक है जी। ये बात याद रखनी है। ये डिफरेंट कंडीशंस में हम देखते हैं कि सी पेप्टाइड जो है वो बॉडी में देखते हैं, हमने देखना होता है बॉडी में कि बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं, वो इससे हम देखते हैं सी पेप्टाइड से, ठीक है जी। अब आ जाओ, इंसुलिन बन गई, अब इसके सिक्रीशंस के स्टेप्स हैं कि हाउ योर इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। तो सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी, जब कभी भी आपकी बॉडी में सीरम ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो होता क्या है, पेंक्रियास सेल जो है वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं, यहाँ पर लिख लो, इंक्रीज सीरम ग्लूकोज लेवल लीड्स टू रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल वाया GLUT2 रिसेप्टर्स, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब होता ये है, जब इंसुलिन रिलीज होगी तो इंसुलिन जब ग्लूकोज पर वर्क करेगी तो ये जो ग्लूकोज है ना, डेट विल लीड टू अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज। बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उसकी एंड प्रोडक्ट जो होता है वो एटीपी होता है जी, ठीक है जी। अब ये जो एटीपी है ना, ये क्या करता है कि ये पोटाशियम चैनल्स होते हैं, पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारी बॉडी में पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं स्पेशली इन पेंक्रियाज, ठीक है। अब ये जो पेंक्रियाज में पोटाशियम लीकी चैनल्स होते हैं, ये थ्रू आउट द टाइम ये लीक होता रहता है पोटाशियम आउट ऑफ द सेल। आप सबको पता है कि पोटाशियम इज ऑलवेज आउट, गोइंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये जो एटीपी है ये इसको इनहिबिट कर देता है,
जब इनहिबिट कर रहा है डेट मीन्स कि इनसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये इतना ज्यादा हो जाता है कि डेट विल लीड्स टू ओपन द कैल्शियम चैनल्स। तो जब कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है जी, तो कैल्शियम चैनल्स ओपन होने की वजह से ये कैल्शियम इन सेल में आ जाता है। सेल में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। डेट विल लीड्स टू डीपोलराइजेशन। ठीक है जी। अब जब डीपोलराइजेशन होती है तो डीपोलराइजेशन की वजह से एक्सोसाइटोसिस हो जाती है। अब जब एक्सोसाइटोसिस हो जाती है तो एक्सोसाइटोसिस से क्या होता है कि आपकी जो इंसुलिन है वो रिलीज हो जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब जब इंसुलिन ब्लड में आ गई है तो इसके अब फंक्शन क्या है जी। इसका पहला फंक्शन ये है कि ये ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है। किन में? स्केलेटल मसल्स में, ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज में। ठीक है, इसका एक ये फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन ये हो गया कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ठीक है, ये इनहिबिट करता है लाइपोलाइसिस को, प्लस ये इनहिबिट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। लाइपोलाइसिस इनहिबिट हो रही है तो डेट मीन्स के यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी नहीं होगी। ठीक है, तीसरा फंक्शन प्रमोट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, प्रोमोट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, चौथा ये कि ये ग्लूकागोन की सिक्रीशन को कम करता है। ठीक है, तो ये था सारा इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन कैसे स्केलेटल मसल्स में काम करता है ये हम आगे देखते हैं कैसे करता है। ठीक है जी। एक जो बात यहाँ पर याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इंसुलिन कांट क्रॉस प्लेसेंटा। सो दैट्स वाई आपने कभी देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनमें जो हमने चाहे वो टाइप डायबिटीज 1 हो जाए उनको या डायबिटीज 2 हो जाए, ठीक है जी, वो हम उनको इंसुलिन ही देते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर जो सवाल है वो ये है कि हाउ इंसुलिन वर्क्स ऑन द स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, हाउ इंसुलिन वर्क्स ऑन skeletal muscles and adipose tissue। ठीक है, अब इंसुलिन जब रिलीज हो जाती है तो होता क्या है कि इसके खास रिसेप्टर्स होते हैं हमारे एडिपोज टिश्यूज में या मसल्स पर, तो ये जाकर एक्टिवेट करवाती है। इंसुलिन एक्टिवेट्स टायरोसिन काइनेज इंट्रासेलुलरली। ठीक है जी। अब जब ये टायरोसिन काइनेज पाथवे एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है, ये इंड्यूस करता है ग्लूकोज अपटेक कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, या चैनल्स आप कह लो। टायरोसिन काइनेज क्या करता है, ये बनाता है ग्लूकोज अपटेक कैरियर चैनल्स जिनका नाम है GLUT4। अब ये जो GLUT4 है ना, इसके जरिए फिर क्या होता है कि इंसुलिन जाती है, मतलब GLUT4 से जो है ग्लूकोज अंदर जाता है। ठीक है, वो फिर जाकर स्केलेटल मसल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब जो ये इंसुलिन हार्मोन है ना, ये वर्क्स ऑन डिफरेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो इनको लाजमी याद रखना है।
यहाँ पर अगर मैं लिख दूं, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा इंसुलिन डिपेंडेंट कौन से हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट, और इधर लिखूंगा इंसुलिन इंडिपेंडेंट। अब ये जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं ना, ये जी ग्लूट 4 है जी, बस ग्लट 4 है, ठीक है। इंसुलिन होगा तो ये ग्लट 4 जो है ये ओपन होंगे, ठीक है। अब इंसुलिन डिपेंडेंट पे आ जाओ तो ग्लट 1 है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये कॉर्निया में होता है, ये आपके आरबीसीज में होता है, प्लेसेंटा में होता है। अब मुझे ये बताओ कि जरूरी, अब इंसुलिन कब रिलीज होता है, इंसुलिन तब रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल हाई हो, ठीक है। तो जब अगर ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ये रिसेप्टर अगर क्लोज हो तो क्या ब्रेन को जो उसका प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का ग्लूकोज वो मिलेगा, नहीं मिलता। तो अल्लाह ताला की शान देखो तुम लोग, कि अल्लाह ताला ने एक स्पेसिफिक चीज बनाई हुई है, ब्रेन को हर टाइम ग्लूकोज की जरूरत होती है, चाहे हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेट है, चाहे हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेट है। तो ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है ताकि ब्रेन को जो है वो ग्लूकोज ऑल द टाइम मिलती रहे, ठीक है जी। ग्लट 2 रिसेप्टर जो है ये बाई डायरेक्शनल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं 2 से बाई देख लो, ठीक है। बीटा सेल्स में होते हैं ये, ठीक है। ये किडनी में होते हैं, ये जीआई ट्रैक में होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ तो ग्लट 3 जो है ये ब्रेन में होते हैं, प्लेसेंटा में होते हैं। ग्लट 4 हमने ऑलरेडी कर लिया, ये सिर्फ इंसुलिन डिपेंडेंट है। उसके बाद आ जाओ तो ग्लट 5 में हो जाओ, और ये फ्रुक्टोज के लिए है, बाकी जितने भी रिसेप्टर हैं ग्लूकोज के लिए। और ये जो ग्लट 5 है ये आपके स्पर्मेटोसाइट्स में होते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स में, और ये फ्रुक्टोज के लिए होता है, ठीक है। 4 फ्रुक्टोज। एक और रिसेप्टर होता है, वो को ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर होता है, उसका नाम है सोडियम ग्लूकोज 1 और 2 ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट होता है। इससे मुराद ये कि सोडियम भी रीअब्जॉर्ब होगा, उसके साथ साथ जो है वो ग्लूकोज भी अब्जॉर्ब होगा इन योर प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द किडनी, ठीक है। जीआई ट्रैक में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये तो इंसुलिन के बारे में, होप सो समझ आ गई होगी। अब आ जाओ ग्लूकागोन। तो ये जो ग्लूकागोन है ना जी, ये सिक्रीटेड बाय योर अल्फा सेल्स of the pancreas when in response to hypoglycemia। जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो ग्लूकागोन रिलीज होता है। अब जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ग्लूकागोन का क्या फंक्शन है, वो ये है कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, ठीक है, लाइपोलाइसिस करवाएगा, ठीक है, प्रमोट प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, ठीक है, इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, ठीक है, कीटोन प्रोडक्शन करवाएगा, कीटोन प्रोडक्शन करवाएगा। जब लाइपोलाइसिस हो रही है ना तो कीटोन प्रोडक्शन भी हो जाएगी साथ में, ठीक है। इसके नेगेटिव स्टिमुलस क्या है, इसके नेगेटिव स्टिमुलस वही है, इफ देर इज अ हायर ग्लूकोज लेवल तो आपकी बॉडी को ज्यादा और ग्लूकोज नहीं चाहिए ना, तो हाइपर ग्लाइसीमिया। इंसुलिन इसका नेगेटिव, इंसुलिन आप पीछे बढ़ के हम इंसुलिन इनहिबिट करता है ग्लूकोज को, एंड स्मेटोस्टेटिन आल्सो। तो जो ये स्मेटोस्टेटिन है ये इट इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर ऑफ ऑल द हार्मोन ऑलमोस्ट, ठीक है जी। ये था ग्लूकागोन के बारे में, सिंपल सिंपल बहुत सिंपल सा, ठीक है जी। अब आ जाओ एपेटाइट रेगुलेशन। एपेटाइट
रेगुलेशन। ज़्यादा लंबी नहीं कर रहे हम वीडियो, ये बस थोड़े से 2-3 हार्मोन है, इनके बारे में हमने पढ़ना है और फिर हम फिनिश करते हैं। तो एपेटाइट हार्मोन में जो आता है वो आता है सबसे पहले घरेलिन, ठीक है जी। डेट इज प्रोड्यूस बाय पेंक्रियाज भी प्रोड्यूस करते हैं और इसको स्टोमिक सेल भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है आपके हंगर को। आपने देखा होगा जब आपको भी बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो आपके पेट में चूहे नाचने लग जाते हैं, तो ये इस जनाब का काम होता है गार्डनिंग का जी, ठीक है जी। तो इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इंक्रीज हंगर को बढ़ाना। और अगर जब आपको भूख लगेगी, अगर ये हार्मोन किसी चीज की वजह से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो डेट विल लीड टू गेन वेट। यहाँ पर एक डिजीज है जिसका नाम है प्रेडर विल्लाई सिंड्रोम। प्रेडर विल्लाई सिंड्रोम, इस डिजीज में होता ये है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, ठीक है। गर्लिन गर्लिन में भी डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गर्लिन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज होता है, तो दैट विल लीड्स टू मैसिव वेट गेन, ठीक है जी। ये हो गया गर्लिन। अब आ जाओ लेप्टिन। व्हाट इज लेप्टिन? तो ये जो लेप्टिन है, इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेटी हार्मोन, स्टाइटी हार्मोन। इससे मुराद ये कि अब जब आपने खाना खा लिया तो एक आपकी बॉडी में फीलिंग आती है, आपका चाहे जितना मर्जी मनपसंद खाना हो तो फील आती है कि नहीं, जब आपका पेट फुल हो जाता है ना तो आपको आपका मनपसंद खाना भी जहर लगने लग जाता है, चाहे आप इतनी मर्जी ओवर ईटिंग कर लो। तो उस सिचुएशन में ये हार्मोन आपका रिलीज होता है, लेप्टिन, ठीक है। प्रोड्यूस बाय एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो जब ये अगर हार्मोन किसी वजह से ज्यादा इंक्रीज होना हो शुरू हो जाए तो डेट मीन्स कि आपको भूख लगेगी कि नहीं, तो जब भूख नहीं लगेगी तो क्या होगा, वेट लॉस, ठीक है जी। ये हो गया। अब लास्ट पे रह गया बट नॉट द लीस्ट, एंडोकैनाबिनॉइड्स। एंडोकैनाबिनॉइड्स, ये जो हार्मोन है ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से रिलीज होता है या बनता है, ठीक है। इसका जो मोस्टली फंक्शन है वो ये है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस, ठीक है। ये स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। ये आपकी एपेटाइट को भी इंक्रीज करता है, ये आपकी मेमोरी को भी रेगुलेट करता है, रेगुलेट द मेमोरी, ठीक हो गया जी। इसके एक्शन ऑफ साइट ऑफ एक्शन क्या है, इसके साइट ऑफ एक्शन ये दो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। साइड कह रहा हूँ, साइट है, साइट ऑफ एक्शन। तो जो फर्स्ट वन है वो है आपका हाइपोथैलेमस और द सेकंड वन है न्यूक्लियस अकम्पन्स। तो ये था जी आज लास्ट वीडियो ऑन द फिजियोलॉजी 1/2। होप सो समझ आ चुकी होगी। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआ में शायद रखें। अल्लाह हाफिज़।